Okay, so let's start with the revision. Last chapter, chapter number 17, and again one of the most important chapter in part B. So part B में most important है 13 and 17. 17 again lengthiest one. अगर हम act wise करें, so I would like to focus one by one. Let's go with the Factories Act. Now अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट की बात करूँ, so some of the things that you should be having a very clear in your mind. Factories Act talks about two things. Number one, registration, that if you are starting a factory, you have to register with the inspector of your district, city or town or whatever the case may be. And along with that, it's more like taking care of some measures, or I can say some measures like health measures, safety measures, and third is welfare measures. So basically when we talk about this act is taking care of their employees, and act says that if you are having a factory, so make sure you need to take care of the health of your employees, about their safety and about their welfare. You need to have some canteen facilities, crèches facilities. Along with that, you need to give them first aid facility, ambulance facility if needed, right? This kind of facilities you are supposed to provide. Along with that, hours of work and about holiday. Now if I talk about Factories Act, trust me, it's very lengthy act, but आपके कोर्स में इतना ही है, 1 page अपने बुक का है, करेक्ट? just 1 page and that's all. That is what Factories Act is all about, which is important. So अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपको applicability 10 or more with power, 20 or more without power. मैन्युफैक्चरिंग होना कंपलसरी, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो वो फैक्ट्री नहीं हो सकता. हेल्थ वर्क, रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी मेजर्स, वर्किंग आवर्स एंड वेलफेयर मेजर. अगर आप देखो तो मैंने आपको तीनों मेजर साथ में बताए. अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. एनुअल लीव एंड यंग पर्सन एम्प्लॉयमेंट, दैट्स ऑल. यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना. सी पेनल्टी को मैं ऐसा नहीं बोलूँ छोड़ दो, बट आई वुड से टेक इट एज अ लास्ट पॉइंट, लाइक नॉट अ कंपल्सरी थिंग. ये आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए कि भाई पेनल्टी हो पाया. एंड आई नो एज अ स्टूडेंट, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं भी यही सोचती पेनल्टी कैसे याद रखूंगी, बट मेरा फोकस वहाँ पे उतना नहीं होगा जितना मेरा मेन टॉपिक पे होगा. सो अगर आपको मेन कंटेंट पता है, पेनल्टीज नहीं है, सो ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं आता तो चलता है, बिकॉज इट्स नॉट अ कॉन्सेप्चुअल थिंग. इट्स मोर लाइक अगर आपको इंस्टीट्यूट को आपका नॉलेज नहीं, अगर आपकी मेमोरी ही चेक करनी हो तो ये क्वेश्चन उनके लिए बेटर होगा. Right, this is about Factories Act. Going with the next topic, that is, let's say, second, bonus. So can I say, अगर मैं बोनस एक्ट की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए 8.33% ऑफ वेजेस मिनिमम है, और ₹100, और आई कैन से 20% ऑफ वेजेस, दैट इज मैक्सिमम बोनस. ये फर्स्ट पॉइंट आई शुड नो. सेकेंड पॉइंट अबाउट सेट ऑन एंड सेट ऑफ, सिखाया था ना आपको, भले आपकी बुक में नहीं था, आपको सिखाया था मैंने. इफ़ यू हैव सो मच ऑफ प्रॉफिट दिस ईयर एंड यू डोंट वांट टू गिव मोर बोनस, बिकॉज यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बोनस देना ही पड़ेगा, बिकॉज बाय लॉ इट्स कंपलसरी. सो यू कैन डू क्रिएट अ रिजर्व, जिसको हम सेट ऑन बोलते हैं. हो सकता है मैम नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है, फिर भी पहले रिजर्व यूज़ करो, जब आप उसको यूज़ करोगे इट इज़ सेट ऑफ. नाउ मैम एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो उसी एम्प्लॉय को मिलेगा, उस एम्प्लॉय को ही मिलेगा जिसने मिनिमम 30 डेज काम किया होना चाहिए ईयर में, और उसका सैलरी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 21,000. अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आप बोनस के एक्ट से बाहर हो, आपको बोनस नहीं मिलेगा. पर अगर आपकी सैलरी कुछ भी हो, कैलकुलेशन बेस क्या होगा, 7,000. अगर आपकी सैलरी 7,000 से ज़्यादा है, मैम मेरी सैलरी 7,000 से कम है, तो हम कम काउंट करेंगे, पर बेस 7,000 वुड बी द मैक्सिमम. दिस इज़ अबाउट बोनस. मैम बोनस जिस दिन ड्यू हुआ वहाँ से 8 मंथ्स में आ जाना चाहिए, अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के 8 महीने में आ जाना चाहिए. मैम बोनस डिस्प्यूट में केस चल रहा है, तो केस ख़त्म होने के बाद, जजमेंट आने के बाद विद इन 1 मंथ पे हो जाना चाहिए. दिस इज़ अबाउट बोनस एक्ट विच इज़ रेलिवेंट फॉर यू, which is relevant for you. Next मैम, ग्रेजुटी. अगर ग्रेजुटी की बात करूँ तो 5 years एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ कंटिन्यूड 1. 5 साल की एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू होनी चाहिए. कुछ ऐसा याद आ रहा है ना, 15 डिवाइड बाई 26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. इनकम टैक्स में भी सीखा है, करेक्ट. इनकम टैक्स में भी ये चीज़ आपने सीखा है ग्रेजुटी के बारे में. सो ग्रेजुटी, लेट्स सी. लाइन से नहीं लिया ना मैंने, नेक्स्ट लाइन से लेते हैं.
So this is bonus. This is gratuity, 10 or more employees, 15 days for completed years, 5 years minimum. ये आपका टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी. दैट्स ऑल. एंड ग्रेजुटी फोरफिट करी जा सकती है अगर कोई ऐसा बिहेवियर किया जहाँ पे आपने एम्प्लॉयर का नुकसान किया, तो आपकी ग्रेजुटी फोरफिट हो सकती है. दैट इज़ अबाउट ग्रेजुटी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आते हैं हम मिनिमम वेजेस एक्ट पे. अब आपको पता है दैट हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, अगर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो शेड्यूल में कवर होती है तो आपके लिए गवर्नमेंट वेज रेट डिसाइड करेगी, उतना आपको मिनिमम पे करना होगा. इट कैन बी आवरली, इट कैन बी पीस रेट, इट कैन बी टाइम बेस्ड, वॉट एवर इट इज़, जो भी है मिनिमम वेजेस आपको पे करना कंपलसरी है. मैम जो गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है वो कैसे करती है? कमेटी बना के एंड नोटिफिकेशन दे के इन ऑफिशियल गजेट, राइट. अगर किसी को उससे प्रॉब्लम है दे कैन ऑलवेज गो फॉर दी ऑब्जेक्शन एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट विल डिसाइड. ये मिनिमम वेजेस जो है वो आपको कंपलसरी पे हो जाना चाहिए. और पेमेंट के लिए अलग एक एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एंड जिसमें टाइमिंग दे रखा है, राइट, 10th डे और 7th डे, राइट, डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयज़ दैट यू हैव. और अगर आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हो तो 2 दिन में पे हो जानी चाहिए. इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, अननेसेसरी डिडक्शन करना जो ऑथोराइज नहीं है वो अलाउड नहीं है. ये दोनों एक्ट सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इनके अंदर कुछ नहीं है. चेक. That is minimum wages fixation. ओवर टाइम का रेट हमेशा डबल होगा. एंड पेमेंट ऑफ वेजेस जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 7th डे एंड 10th डे. और अगर एम्प्लॉयमेंट लीव किया है तो 2nd डे आपको पेमेंट हो जानी चाहिए. चेक. एंड अननेसेसरी डिडक्शंस आपको नहीं करने. चेक. एनी क्वेश्चन फॉर दिस? सो ये 5 एक्ट तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, यू कैन टेल मी विद द पेज नंबर इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी पॉइंट. टेल मी राइट नाउ. आई एम वेटिंग. कुछ कुछ याद आ रहा है ना कैसा पढ़ा था? कनेक्ट कर पा रहे हो ना चैप्टर के साथ? ओके, फाइन. लेट मी गो विद द नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट वन ये मेरा सजेशन है, चॉइस इज always with you, but still this is my suggestion. Compensation, that is employee compensation and ESI साथ में ही करने का. एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड ESI साथ में करने का, कि दोनों का क्रक्स इज लाइक सिमिलर. जब किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में इंजरी होती है विच इज़ अराइज इन द और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन दैट सिचुएशन एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे. बट आपको याद है एक पॉइंट मैंने करा था, कब एम्प्लॉयर लायबल नहीं है पे करने के लिए? जब उसकी इंजरी 3 दिन से ज़्यादा नहीं है. मैम वो अल्कोहल या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, उसने सेफ्टी मेजर्स निकाल दिए थे, उसने कुछ सुना नहीं जो बोला गया, राइट. ऐसी सिचुएशन में कुछ होता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं. पर अगर वो डेथ हुई और परमानेंट डिसेबलमेंट हुई देन लायबल. फिर भले वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था या नहीं था, डजेंट मैटर. आया कुछ याद? राइट. एंड एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन के लिए जो ये एक्ट है उसमें एक शेड्यूल है जिसमें रेलेवेंट फैक्टर्स डिसाइड किए गए हैं. अगर एक टाइप की इंजरी है, देखो ये मैं नहीं सिखा रही हूँ, ये ऑलरेडी एक्ट में दे रखा है कि अगर आपको ये टाइप की इंजरी हुई है उसका रेलेवेंट फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो आपकी जो वेजेस थी, लास्ट ड्रॉन वेजेस थे, इनटू वो रेलेवेंट फैक्टर किया जाएगा. जो अमाउंट आएगा, राइट, वो अमाउंट एंड एक्ट में दिया हुआ अमाउंट अकॉर्डिंगली आपको कंपनसेशन मिलेगा विच इज़ अ लमसम. बट लेट मी टेल यू, जब से ESI है ना तब से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट को लोग कम
कम भाव दे रहे हैं बिकॉज इसके बेनिफिट्स ज़्यादा अच्छे हैं. दिस इज मोर लाइक अ इंश्योरेंस थिंग, राइट. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग अमाउंट आई वुड लाइक टू हैव अ ट्रीटमेंट एवरीथिंग जो यहाँ पे कवर्ड है. सो ESI इज मोर लाइक एम्प्लॉयर जो है वो अपने हिस्से से फ्रॉम हिज पॉकेट एंड दूसरा एम्प्लॉई की सैलरी में से कुछ डिडक्ट करेगा, राइट. कुछ याद आ रहा है 3.25%, 0.75%, राइट. आपका इतना पोर्शन डिडक्ट हो जाएगा आपकी सैलरी में और वो सीधा चला जाएगा ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में. अब इसके बाद अगर किसी एम्प्लॉय को इंजरी होता है, सर्जरी करवानी है, ऑपरेशन है मैम, उसका है या उसके फैमिली मेंबर डिपेंडेंट का, सो ऐसी सिचुएशन में ऑल यू विल हैव इज EI कार्ड. एम्प्लॉयर खुद अपने आप को भी रजिस्टर कराएगा. जैसे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है तो अपना रजिस्ट्री कराएगा अपने स्टेट के ESIC के साथ, और एक बार उसका रजिस्ट्री हो जाए देन एम्प्लॉयज विल गेट EI कार्ड. एंड एम्प्लॉय एज एंड व्हेन नीडेड वो EI कार्ड के बेसिस पे जितने भी हॉस्पिटल्स का टाइप है, राइट, उस हॉस्पिटल में जाके अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकता है और ESIC पे करेगा. दिस इज अबाउट ESIC. अब पॉइंट ये है ESI में बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और जिसकी लिस्ट भी 5 मार्क में पूछी जा सकती है, जो मैंने आपको वेबसाइट से भी दिखाई थी एंड अपनी बुक में तो ऑफकोर्स है ही, डिटेल में है. दिस इज बेनिफिट्स. सो ESI इंपॉर्टेंट भी है. एंड अगर आपको वापस से थोड़ा कनेक्ट कराऊँ, चैप्टर नंबर 13 में ESI के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, राइट. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है. मेरा पॉइंट है चैप्टर नंबर 17 में से करो, 13 बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज अबाउट ESI एंड एम्प्लॉय कंपनसेशन. जब नेक्स्ट पे, एंड यस यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 21,000 सैलरी, पर अगर इंसान डिसेबल है तो उसके लिए लिमिट एक्सटेंड की गई है 25,000 तक फॉर द कंट्रीब्यूशन पार्ट. नेक्स्ट एक्ट, अगर नेक्स्ट की बात करूं सो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड इम्पॉर्टेंट. प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो दिस इज मोर लाइक अ रिटायरमेंट बेनिफिट. कुछ इंडस्ट्रीज़ को 10% लागू पड़ता है, कुछ इंडस्ट्री को 12% है. एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसमें से 10% उसकी सैलरी में से कट होगा एंड बाकी का 10% एम्प्लॉयर खुद अपने पॉकेट से डालेगा. दिस अमाउंट विल बी गिवन इन द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे वो चला जाएगा द मोमेंट दैट पर्सन गेट्स रिटायर्ड. और मैम इन बिटवीन ज़रूरत पड़ गई, घर पे शादी है किसी की, एजुकेशन है, बच्चों का एजुकेशन है, वॉट एवर इट इज़, इफ़ देर इज़ अ नीड एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर वो नीड आपकी जो है वो लॉ वाइज अलाउड है तो उसमें आप प्रोविडेंट फंड में ड्यूरिंग द जॉब ऑल्सो पैसा विड्रॉ कर सकते हो, राइट. प्रोविडेंट फंड इज़ मोर लाइक अ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिलेगा. प्रोविडेंट फंड के साथ साथ दो और कॉन्सेप्ट है, दैट इज पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस. अब आपको इतना पता है कि पेंशन जनरली गुम हो रहा है और काफ़ी हद तक ऑलरेडी गुम हो चुका है. डिपॉजिट इंश्योरेंस की वैल्यू उसी दिन खत्म हो गई जब ESI को वैल्यू मिली, क्योंकि अब इसका रेलेवेंस ज़्यादा बचा नहीं है. दैट इज़ अगर आप अपनी बुक चेक करोगे तो आपको सिर्फ इन दोनों के नेम रेफरेंस दे रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है. जो है वो प्रोविडेंट फंड ही है एंड प्रोविडेंट फंड की प्रोसेस आपको अलग से चैप्टर नंबर 13 में भी दे रखी है. सो एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ तो 20 और मोर एम्प्लॉइज़, राइट, जो कंपलसरी है. कंट्रीब्यूशन आपका जाएगा अगर आप देख सकते हो DLI दैट इज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, पेंशन फंड, तीनों का नाम दिया है बट डिटेल कुछ भी नहीं. कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए 10 है, कुछ के लिए 12. एंड थ्रेशोल्ड जो मैम बेनिफिट है, जैसे बोनस की एलिजिबिलिटी अप टू 21,000 सैलरी है, इसका जो लिमिट है वो 15,000. अगर आपकी सैलरी 15,000 के ऊपर है वी डोंट माइंड, बट हम आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो 10% जो है या 12% जो है वो 15,000 के बेसिस पे ही काउंट करेंगे. मैम अगर एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा देना चाहता है, बढ़ाए, नो प्रॉब्लम. यू वांट टू डू सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट, दैट डजंट मीन एम्प्लॉयर भी अपना हिस्सा बढ़ाएगा. नहीं, आपने अपना हिस्सा बढ़ाया, ग्रेट, आपका पैसा है, पर एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. चेक. That is PF. So trying to give you the context and a crux of every chapter that you have learned. Anyone, any doubt? Check. Provident fund.
ओके फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगेन कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करूं, सो जनरली गवर्नमेंट वांट यू टू अपॉइंट परमानेंट एम्प्लॉयज एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्पररी वन, बिकॉज समटाइम्स व्हाट पीपल डू टू अवॉइड गिविंग बेनिफिट, आई डोंट वांट टू गिव बेनिफिट टू द पीपल एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट हायरिंग देम परमानेंटली, आई एम हायरिंग देम मोर लाइक अ टेम्पररी, क्योंकि अगर परमानेंट हायर किया तो बहुत सारे बेनिफिट देने पड़ जाएंगे, और ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए काफ़ी लोग परमानेंट नेचर के वर्क को टेम्पररी बता रहे थे, एंड दैट इज वाई सो मेनी पीपल वर एक्सप्लॉइटेड विद दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड गवर्नमेंट केम विद द न्यू थिंग कि अब से कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना अलाउड ही नहीं है, अबॉलिश। अगर जहाँ पे अलाउड है तो हम रेगुलेट करेंगे, सो हम चेक करेंगे सच्ची में तुम्हारा काम जो है वो टेम्पररी टाइप का है कि परमानेंट, एंड दैट इज वाई अगर आपकी एंटिटी में आपको 20 या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना है तो एज एन एम्प्लॉयर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एंड अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो जो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को एम्प्लॉय ढूंढ के दे रही हूँ, तो क्या 20 और मोर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय आपने ढूंढ के दिए? यस मैम, तो आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस, एक के लिए रजिस्ट्रेशन जिसका काम होने वाला है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है एजेंट है उसको कराना पड़ेगा लाइसेंस विच इज़ कंपलसरी, और इसके लिए मेक श्योर काम सच्ची में कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला होना चाहिए। अगर काम परमानेंट नेचर वाला निकला तो आपको कभी भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, चेक दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अबॉलिशन है कि ये कॉन्सेप्ट चाहिए नहीं, पर मैम अभी मेरे घर पे यार पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं हमेशा लाइफ टाइम थोड़ी प्लम्बर रखूँगी कि भाई प्लम्बर को एवरीडे का सैलरी पे करना है, भले काम कभी कभी पड़े। That's not possible. There are some work in the entities also which are very much temporary in nature. In that way, we will regulate it. So आपको लाइसेंस लेने जब जाओगे या रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तब आपका काम देखा जाएगा किस टाइप का काम है, यहाँ पे टेम्पररी है कि परमानेंट। चेक, आई एम वेटिंग। सो रजिस्ट्रेशन फॉर द एंटिटी जहाँ पे काम होने वाला है, एंड लाइसेंस फॉर द पर्सन हु इज गोइंग टू अपॉइंट दिस पीपल, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर। चेक। एंड आपको वो सारे बेनिफिट्स देने हैं जो जनरली फैक्ट्रीज एक्ट में डायरेक्ट एम्प्लॉयर देता है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी आपको ये बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को देने पड़ेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि मैम जो परमानेंट एम्प्लॉय पानी पिएगा उसको ड्रिंकिंग फैसिलिटी दो वाटर की, चिल्ड वाटर, एंड जो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट पे आया उसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। जाओ नेक्स्ट पे। दिस इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट वन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। दो पार्ट में ये एक्ट को डिवाइड करना है, एक है अथॉरिटीज़ एंड दूसरा है 4 टॉपिक्स लाइक ले ऑफ, लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स एंड रिट्रेंचमेंट। एंड अथॉरिटीज़ आपको मैंने 7 अथॉरिटीज़ सिखाई थी। वर्क्स कमिटी, कंसीलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, 4th है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, 5th था लेबर कोर्ट, 6th है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड 7th है नेशनल ट्रिब्यूनल। कुछ याद आ रहा है? मैंने तो काफ़ी लिख दिया, आपको याद आना चाहिए। ये 7 अथॉरिटीज़ के अलावा 2 और एक्स्ट्रा अथॉरिटी, एक है ग्रीवांसेस अथॉरिटी, रिड्रेसल अथॉरिटी, एंड एक और दैट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इस एक्ट में नहीं, अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट। मतलब मैम जब भी कोई डिस्प्यूट हो एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, जो टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेटेड है या जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, आप चाहो तो सबसे पहले अपनी कंपनी की इंटरनल वर्क कमेटी, जिसमें अगर आपके यहाँ पे 100 और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको कंपलसरी वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सॉल्व हुआ ग्रेट, नहीं हुआ तो यहाँ से चालू होगा। पहले हम कंसिलिएशन करेंगे, कंसिलिएशन वर्क नहीं करेगा तो ही हम कोर्ट सिस्टम तक जाएंगे, नॉट बिफोर। एंड कोर्ट से आपको प्रॉब्लम है तो अपील, एंड अगर मैटर नेशनल लेवल तक की है तो नेशनल ट्रिब्यूनल। इसके अलावा अभी नया भी एक पॉइंट ऐड हुआ था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बाय अमेंडमेंट, ग्रीवांस अथॉरिटी।
सो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी भी अपनी कंपनी में बना सकते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। एंड मैम मुझे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आना ही नहीं है, देन आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से आप आर्बिट्रेशन भी करवा सकते हो। मैम जनरली इश्यूज़ क्यों होंगे, और उसके अलावा 4 टॉपिक। ले ऑफ, जब मैम लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्टॉक कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, काफ़ी बारिश पड़ रही है, नेचुरल कलामिटीज़ किसी भी रीज़न से जो ना एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है ना ही एम्प्लॉयज़ के कंट्रोल में, अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको माना जाएगा लेड ऑफ। आई एम लेड ऑफ टुडे। मैम अगर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेट नहीं है और सेशन कैंसिल हुआ, आप आए थे सेशन कैंसिल हुआ, क्या कर सकते हैं? दैट इज मोर लाइक ले ऑफ। सो एम्प्लॉयज अगर प्रेजेंट है पर काम नहीं मिला, ले ऑफ। लॉकआउट, मैम टेम्पररी एम्प्लॉयर ने बदला लेने के लिए, एम्प्लॉयर ने स्ट्राइक का जवाब देते हुए, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज एकदम एटीट्यूड में चलते हैं, राइट, और उसमें एम्प्लॉयर को लग रहा है कि यार इसको सबक सिखाना पड़ेगा, बंद कर दो एंटिटी, किसी से काम नहीं करो ना, छोड़ दो, 15 दिन बिना वेजेस के रहेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है, टेम्पररी पर्पस, या तो इट्स मोर लाइक अ रिवेंज और अ वेपन इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर, राइट, अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उसको बोलते हैं लॉकआउट। स्ट्राइक, यू आर वेल अवेयर अबाउट इट, अगर एम्प्लॉयज़ काम करना बंद कर दें या धरने पे बैठ जाएं, वॉट एवर इट इज़, इसको हम स्ट्राइक बोलेंगे। अगर स्ट्राइक हुआ तो लॉकआउट हो ज़रूरी नहीं है। स्ट्राइक एम्प्लॉयज़ के हाथ में और लॉकआउट एम्प्लॉयर के हाथ में। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, अगर स्ट्राइक लीगल रही ना, लीगल स्ट्राइक, तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी पड़ेगी हाफ। एंड अगर लॉकआउट लीगल रहा तो एम्प्लॉयर को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, पर अगर लॉकआउट इलीगल किया ना तो एम्प्लॉयर हैज़ टू पे टू एम्प्लॉय। ले ऑफ, सो इन सभी सिचुएशन में जनरली आपका जो नॉर्मल वेजेस होता है ना उसका 50% मिलता है। रिट्रेंचमेंट, मैम मैंने कुछ गलती नहीं की है, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मेरा टर्म भी खत्म हो रहा है, बट कुछ रीजंस की वजह से, कुछ पॉलिसीज़ की वजह से मुझे निकाला जा रहा है। सो मे बी इट्स लाइक मैम कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसे सिचुएशन में कंपनी को लग रहा है कि अभी हम इसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दो, रिट्रेंचमेंट। अगर रिट्रेंचमेंट भी करते हो देन आपको कुछ हद तक का सैलरी और अमाउंट देना पड़ेगा एज अ रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, क्योंकि आप उनको अपने टाइम से पहले निकाल रहे हो। सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू गिव कंपनसेशन। क्या कंपनसेशन देना है, कितना देना है, उसके रूल्स क्या है, ये 4 टॉपिक भी अपने कोर्स में कवर्ड है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एनी क्वेश्चन, एनी वन फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? I'm waiting. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड यूनियन। छोटा सा टॉपिक है। अगर एम्प्लॉयज़ चाहे तो 7 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिलके साथ में अपना रजिस्ट्री करा सकते हैं और उनका ट्रेड यूनियन जो ग्रुप है वो एक लीगल ट्रेड यूनियन बन जाएगा, रजिस्टर्ड बनेगा। सो फ्यूचर में किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक ग्रुप बन के उनको सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्पस एज वेल। 7 और मोर, इतने लोग होने चाहिए, और रजिस्ट्री, ये रिपीटेशन है जो ऊपर पड़ा उसी का। दिस 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ट्रेड यूनियन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि अपने कोर्स में इतना कवर ही नहीं किया है। अगर हम मैटरनिटी रिलीफ की एक्ट की बात करें, पुराना एक्ट ये था, अमेंडमेंट से नया ये आया। अगर मैं बात करूं तो अमेंडमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराना ठीक है, जो बेसिस है उसी के ऊपर से एडवांटेज और अपडेशंस आते हैं। सो बेस वही रहेगा, पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये बेनिफिट्स। सो आपको 5 मार्क के जो क्वेश्चंस के लिए या केस लॉ के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्सेप्चुअली तो इसमें कुछ भी नहीं है। यू नो दैट whosoever is expecting और यू कैन से हैविंग मेटर्निटी लीव, राइट, सो डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद कितना बेनिफिट मिल रहा है, राइट, एंड उस ड्यूरेशन में उसको कोई भी टाइप का ज़बरदस्ती जॉब से निकाल देना या उसके खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेसी करना, इन दैट सिचुएशन एम्प्लॉयर को बेनिफिट तो उसको देना ही पड़ेगा, साथ साथ में एम्प्लॉयर को जेल भी हो सकती है। सो इफ़ एनी फीमेल इज प्रेग्नेंट having maternity leave, you have to follow compulsorily rules, and
अगर आपको लेबर लॉ का कोई भी लॉ एप्लीकेबल है तो आपको एक नोटिस बोर्ड पे कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे एक नोटिस चिपकाना है कि ये एक्ट हमको एप्लीकेबल है, सो दैट हूसोएवर इज द एम्प्लॉय कैन डिसाइड कि मुझे इसमें बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं. एज यू आर अवेयर अबाउट दिस दैट प्रीवियस जो बेनिफिट थे वो 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी थे. अब जो बेनिफिट थोड़े बढ़ा दी गए हैं और आपको दिख रहा है 26 वीक एंड 8 वीक्स का बेनिफिट है. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस बेनिफिट्स आर गिवन अप टू 2 चिल्ड्रन ओनली. थर्ड चाइल्ड के लिए आपको नॉर्मल बेनिफिट जो प्रीवियस थे वो मिलेंगे, ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे. सो दिस इज़ अबाउट मैटरनिटी एक्ट, जिसमें क्वेश्चन आप ज़्यादातर बेनिफिट्स वाला पोर्शन में से एक्सपेक्ट कर सकते हो. दिस इज चाइल्ड में आपको पता होना चाहिए पार्ट ए एंड पार्ट बी. कुछ याद आया? शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट, इसमें एक पार्ट ए एंड बी है जिसमें लिस्ट दे रखी है कौन सी ऑक्यूपेशंस एंड कौन सी प्रोसेस जो चाइल्ड से नहीं करवाया जा सकता. मैंने पहले भी बोला है चाइल्ड को हायर नहीं करना है ऐसा पॉइंट नहीं है. चाइल्ड हायर कर सकते हो बट इन वाली प्रोसेस में नहीं कर सकते, और अगर किया तो उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी. चाइल्ड का वर्किंग आवर, कब उसको बुला सकते हो, कौन से टाइम पे नहीं बुला सकते, डबल शिफ्ट नहीं करवा सकते, ये सारे रूल्स जो हैं यहाँ पे. दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. चेक, आई एम वेटिंग. एंड आपको ये सब रिपीटेशन है जो फैक्ट्रीज एक्ट में भी था. जिस तरह नॉर्मल अडल्ट एम्प्लॉय के लिए जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो चाइल्ड के लिए तो आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. सो दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स एंड वेलफेयर टू. एंड द लास्ट एक्चुअली टू, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में इस एक्ट को पढ़ा है. काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें कोई कॉन्सेप्ट्स कम, बट आई कैन से दैट वन लाइन अंडरस्टैंडिंग है कि द पीपल हु आर हैविंग सम डिसेबिलिटीज़ उनके लिए इक्वल राइट्स के लिए क्या पॉइंट्स क्रिएट किए गए, कैसे लॉ अमेंड किया, दैट्स द पॉइंट. बाकी इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, पर याद रखने वाली चीज़ें काफ़ी है. दैट यू हैव टू गिव देम इक्वल ट्रीटमेंट वाइल एजुकेशन, while employment, giving some research, trying to help them, having some disability. That means you have to give them priority during the time of war, etc. So this is not so technical but definitely something to read with. आपको इसमें समझने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, याद में थोड़ा आएगा. And last, that is prevention of sexual abuse. और वो इम्पॉर्टेंट है. उसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको अब भी बता दूं. सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसमें आपको याद आया आईसीसी, मैंने आपको कुछ कंपनीज की रिपोर्ट भी दिखाई थी जिनमें स्पेसिफिकली उन्होंने आईसीसी की बात करी है. सो आईसीसी एंड दिस लोकल कंप्लेंट कमेटी. सो अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 10 से लेस हैं तो नो प्रॉब्लम, आप अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी है वहाँ पे एलसीसी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. This is important for our practical life also, because almost every company have to put in their report about ICC creation if you're a company having 10 or more than that workers. This is chapter number 17, जिसमें ज़्यादातर जो टेक्निकलिटी है वो ESI, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, बोनस, ग्रेजुटी एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में है. बाकी सब ठीक है, इतने डिटेल नहीं है. minimum wages, payment wages is more like a 10 minutes reading. This is about chapter number 17 from my side, 30 minutes. Again, same concept for chapter number 17 and 13. I would suggest, this is my suggestion, that see, this is not a chapter where I can just sit and 5 hours at a stretch पढ़ लूँ. पढ़ने में पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो माइंड है ना वो इस चैप्टर से थोड़ा जल्दी डिटैच होने लगेगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग कि आप इसको एक ही गो में कंटिन्यू करो. ये डे बिफोर एग्जाम के लिए ठीक है, बट अदरवाइज कवर 3 to 4 acts इन पार्ट्स एंड अकॉर्डिंगली कंप्लीट द चैप्टर इन 3-4 days, और उसके साथ साथ अदर चैप्टर्स करो. दैट्स फ्रॉम माई साइड.
Thank you so much for the revision purpose. Now coming back to your doubts. If you have a doubt, you can ask me.